हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं सूर्योदय बैंक के बारे में। सूर्योदय बैंक को लेकर मैंने ट्विटर पर एक पोस्ट भी किया था और मैंने लिखा था दैट आई हैव लार्जेस्ट होल्डिंग इन सूर्योदय बैंक नाउ। सो लार्जेस्ट होल्डिंग का मतलब ये नहीं कि सूर्योदय बैंक में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वो मैं हूँ, बल्कि मेरे पोर्टफोलियो में जो लार्जेस्ट होल्डिंग है वो सूर्योदय बैंक की है। यानी कि अगर परसेंटेज वाइज देखें तो अभी मेरी परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो सूर्योदय बैंक में है। अब पॉइंट ये आता है कि विवेक भाई ऐसा क्या है, क्योंकि मैंने वहाँ पर चार्ट पैटर्न भी पोस्ट किया और चार्ट पैटर्न में काफ़ी चीज़ें साफ साफ भी हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग चार्ट पैटर्न बन रहे हैं और उसके अलग अलग रिजल्ट्स निकल कर आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम चार्ट पैटर्न की ही बात करने लगें, लेकिन सिर्फ चार्ट पैटर्न के ऊपर विश्वास नहीं करना, बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए। तो यहाँ पर ये एक पहले कप विद हैंडल पैटर्न नजर आता है। बड़ा छोटा सा इसके अंदर हैंडल है, अगर आप देखोगे तो ये एक छोटा सा हैंडल है और कप एक पूरा बड़ा कप है, यानी कि इस तरीके से पैटर्न है। और अगर इस पैटर्न को हम इसका टेक्निकल टारगेट निकाल कर देखें, तो टेक्निकल टारगेट इसका हमारा निकल कर आता है 238 और 157 से। अब उसके बाद में ये ऊपर गया, इसने ब्रेकआउट भी दिया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, लेकिन वापस से नीचे आया, फिर से यहाँ पर मार्केट के साथ ऊपर गया और भी ऊपर गया, लेकिन फिर से नीचे आ गया और सेम ही रेंज पर इसने बार बार सपोर्ट ली। और अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी जिस लेवल पर आकर 150 पर आकर ये बार बार रुकता था। वहां से फाइनली इसने फिर से सपोर्ट ली, फिर से आगे निकला नाउ। इसके बाद में अब क्योंकि जो फर्स्ट ये टेक्निकल टारगेट है और उसका जो टारगेट अपना 238 नजर आता है, जो फर्स्ट टेक्निकल चार्ट पैटर्न है, वो अगर यहाँ से ऊपर जाता है और टेक्निकल चार्ट पैटर्न का जो टारगेट है वो हिट होता है, तो 238 तक स्टॉक प्राइस जाएगा। आप ये मानकर चलो कि अगर ये यहाँ से फिर से चलना शुरू करता है तो ये 238 के आसपास 240 तक यहाँ से जाएगा। अगर 240 जाता है तो जो एक और चार्ट पैटर्न यहाँ पर बनता है वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो जाता है। जैसे ये सेकंड चार्ट पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, सो दिस इज द कप एंड दिस इज वन हैंडल एंड दिस इज वन मोर हैंडल। तो जब एक से ज्यादा हैंडल नजर आए तो उसको हम कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न के या कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के यहाँ पर टेक्निकली टारगेट हिट होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब अगर सेकंड वाला हमारा पूरा होता है, जो पूरा होना बनता है, क्योंकि अगर पहले वाले जो अपना पहला वाला टेक्निकल सेटअप है दिस वन, अगर इसका टेक्निकल टारगेट पूरा होता है तो 240 तक प्राइस जाएगा। और 240 तक अगर प्राइस गया तो जो सेकंड वाला अपना सेटअप बन रहा है ये भी यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा और ब्रेकआउट देकर चलना शुरू कर देगा, यानी कि सेकंड वाला भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब सेकंड वाले का टेक्निकल टारगेट कितना निकल कर आता है, वो आता है 311। और करंट में अभी प्राइस कितना है अगर हम देखें तो करंट प्राइस से लेकर और 311 तक हम प्राइस पोटेंशियल देखने लगे कि प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है। तो करंट प्राइस से लेकर और 311 तक देखते हैं तो 63-64% के आसपास का ये हमारा पूरा पोटेंशियल गेन निकल कर आता है। और ये पोटेंशियल गेन मुझे नहीं लगता कि 1 ईयर से ज्यादा लगेगा। नाउ अभी तो हमने सिर्फ टेक्निकल की बात की। टेक्निकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो जब हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तब नजर आएगा। तो एक तो ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखा हमने, एक टेक्निकल पॉइंट और भी है। इससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार कम बैंक पर जाते हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल्स पर जाते हैं। तो 2000 करोड़ की एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन एक बैंक है एंड वाइड स्प्रेड इसकी अप्रोच है इंडिया में। तो छोटी बात नहीं है। 5252 एम्प्लॉयज जो इन्होंने डेटा पिक किया हुआ है उसके हिसाब से है। और कस्टमर बेस 2 मिलियन है, यानी कि 20 लाख कस्टमर्स हैं। और 158 अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स हैं एंड 565 बैंकिंग आउटलेट्स हैं। तो 14 स्टेट्स में इनकी अप्रोच है। ये कुछ भी बातें छोटी बातें नहीं है एंड आरबीआई से मीन्स गवर्न है, प्रॉपर एक कंप्लीट बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक इसलिए है क्योंकि इनके लिए जो नॉर्मल बड़े बैंक्स हैं उनसे कंप्लायंस में थोड़ी सी यहाँ पर इनको कंपनसे मीन्स छूट मिलती है, यानी कि इनको कम कंप्लायंसेस पूरे करने होते हैं, आप ये मानकर चल सकते हो। लेकिन अगर बैलेंस शीट में जाकर देखें तो बैंक वाज स्टार्टेड इन 2012 विद ए स्मॉल कैपिटल। और अभी तो कैपिटल यानी कि रिजर्व तब 15 करोड़ रुपीस का था, बढ़ते बढ़ते 1479 करोड़ हो गया। अगर ऑपरेशन की बात करें तो साफ साफ नजर आता है कि इनकी रेवेन्यू फर्स्ट 1 ईयर में 15 करोड़ थी, देन 2661। आप देख रहे हो डबल होती जा रही है, लगभग डबल है। 15 से यहाँ पर 26 से सीधा 60, यानी कि 15 से 4 गुना हो गया 2 ईयर्स में 60 पहुंचते हुए। उसके बाद में 60 से 120 से 200 यहाँ पर
120 से 240, यानी कि डबल होने में फिर यहाँ पर 2 ईयर्स लगे, और 2 ईयर्स के बाद में 244 से डबल होने में 530, यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो गया फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स में। उसके बाद में यहाँ पर डबल होने में आप मानकर चल सकते हो कि 3 साल लगे, क्योंकि बीच में यहाँ पर कोविड आ गया। कोविड की वजह से यहाँ पर ग्रोथ थोड़ी सी रुक गई, लेकिन अभी अगर हम देखें तो हाईएस्ट एवर नंबर है। और अगर हम 15 से देखें, अभी जो नंबर है ऑलमोस्ट 100 टाइम्स रेवेन्यू हो चुकी है, और जो नेट प्रॉफिट तब जीरो हुआ करता था, ऑफ कोर्स जीरो ही होगा। और 2013 में नेट प्रॉफिट जो सिर्फ 2 करोड़ रुपीस का था, अभी 200 करोड़ है, यानी कि 100 टाइम्स ही यहाँ पर रेवेन्यू हो गई है, और 100 टाइम्स ही यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है 10 ईयर्स में। बड़ा सिंपल सा बिजनेस है कि सस्ते प्राइस पर लोन लेना है और महंगे प्राइस पर लोन देना है। ऑफ कोर्स सभी बैंक का ये है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि ये हायर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, हायर प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर सकते हैं, जिस चीज़ का इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। नाउ जो कोविड से पहले की सिचुएशन थी, जो नेट प्रॉफिट था दैट वाज 111 करोड़, और ये इंक्रीज होकर मीन्स डिक्रीज हुआ कोविड की वजह से। उसके बाद में और ज्यादा नीचे आया, ऑफ कोर्स एनपीए की मार पड़ी होगी, और वापस से इसने रिकवरी शुरू की, और अभी इसका हाईएस्ट एवर है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो यहाँ से भी साफ साफ चीजें नजर आती हैं कि जो यहाँ पर इनका ग्रोस एनपीए 12% के आसपास पहुंच गया था, 11.8, एंड नेट एनपीए वो 6%, दैट वाज ह्यूज। वो अभी ट्रिम डाउन होकर लोएस्ट एवर है। अगर हम प्री पेंडेमिक की बात करें तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन पेंडेमिक जैसे ही आया उसके बाद में अभी लोएस्ट एवर है 1.42%। और इसके बाद में भी इसका जो गेन है, नेट प्रॉफिट है, दैट इज द हाईएस्ट एवर क्वार्टरली गेन। अब आप एक चीज ध्यान से समझो कि हाईएस्ट एवर इसका क्वार्टरली गेन है। और अभी अगर हम स्टॉक को देखने लगे वापस से और चार्ट को एक बार देखें, सो ये कहाँ ट्रेड कर रहा है, इसका स्टॉक प्राइस लिस्ट कहाँ हुआ था। इसकी लिस्टिंग हमारी हुई थी अप्रैल 21 में, काफी ऊपर, यानी कि ऑलमोस्ट 277 के आसपास। एग्जैक्टली नंबर हम देख लेते हैं, 277 ही था, यस। और अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, अभी उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर यही पॉइंट एक देखने वाला है कि मार्च 21 के जो रिजल्ट थे वो क्या थे। मार्च 21 के अगर हम ईयरली रिजल्ट देखें, जब लिस्टिंग हुई थी तो 12 करोड़ नहीं मानेंगे, उससे पहले वाला हम लेकर चल लेंगे। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि कोविड की मार पड़ी, लेकिन 111 करोड़ था और अभी 200 करोड़ है, यानी कि तब से डबल हो गया। और अगर हम क्वार्टर के हिसाब से देखें, 57 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि जो यहाँ पर आ सकता है, तो ये हमारा 228 करोड़ तो सीधा सीधा बैठता है। लेकिन उसके बावजूद उससे अलग भी तो ग्रोथ होगी, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, और वो ग्रोथ लगातार आएगी ही। यहाँ पर चीजें नजर आती हैं। अब यहाँ अगर हम देखें कि इनके पास शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, पब्लिक में यहाँ पर 57% नजर आता है, तो पब्लिक में 57% नहीं है। यहाँ पर ये भी अच्छा खासा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 25% के आसपास यहाँ पर ये रिटेल पब्लिक के पास नहीं है। तो 57 में से 25 अगर लेस कर दें तो 27 यानी कि 30% के आसपास का, 32% के आसपास का पब्लिक में है, बाकी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स कब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, रिजल्ट्स के साथ में चलते हुए, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत स्पीड से चीज़ें चलती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें, यानी कि लास्ट 3 ईयर से इन्होंने अपनी कैपिटल भी डाइल्यूट नहीं की है, और चीज़ें सारी अच्छी चली हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम पीयर कंपैरिजन करते हैं, तो पीयर कंपैरिजन में यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है इसको बड़े बड़े बैंकों के साथ। इसको बड़े बैंकों के साथ दिखाना गलत है, इसको हमें स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ ही लेना चाहिए। जब हम सूर्योदय बैंक की बात करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ ही इसको लेना चाहिए। राइट नाउ दिस स्मॉल फाइनेंस बैंक इज ट्रेडिंग एट 1.32 बुक वैल्यू। अब 1.32 का अगर यहाँ पर बुक वैल्यू है, तो हम बाकी भी एक बार जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनका यहाँ पर बुक वैल्यू देखते हैं। यानी कि सबसे पहले एक बार एक एक्विटास का देखते हैं। एक्विटास का बुक वैल्यू कितना है, 2 से ज्यादा है, 2.18। अब हम देखते हैं यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का कितना है, 2.61। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ हम बाकी कौन सा देख सकते हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देख सकते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वैसे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बचा नहीं है, 47,000 करोड़ का स्मॉल फाइनेंस बैंक वो, लेकिन क्योंकि रेगुलेशंस स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले हैं तो उस चीज का यहाँ पर बेनिफिट है। दिस इज ट्रेडिंग एट 4 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू। अब नाउ सूर्योदय बैंक इज ट्रेडिंग एट 1.32 बुक वैल्यू। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस भी 2.18, नो, एक्विटास इज 2.18, एंड यहाँ पर जो उज्जीवन है दैट इज 2 पॉइंट समथिंग। सो अगर ये 2.18 जो इसका इमीडिएट ऊपर वाला लेवल है, अगर वहां तक भी अगर हम सूर्योदय बैंक को देखने लगे, तो ये कितना
स्पीड से ऊपर जाएगा, आप समझकर चलो 2.18 हमारा कितना निकल कर आता है। राइट नाउ बुक वैल्यू इज 149, और यहाँ पर अगर हम 149 मल्टीप्लाई बाय 2.18 इसको यहाँ पर कंसीडर करने लगे, देन ये जो टारगेट आता है वो 324 आता है, और राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 189। टेक्निकल टारगेट की अगर हम बात करें, टेक्निकल टारगेट कितना निकल कर आता है, टेक्निकल टारगेट हमारा यहाँ पर 311 निकल कर आता है, और अगर 2.18 से मल्टीप्लाई करने लगे तो 324 निकल कर आता है। यानी कि जो पीयर ग्रुप वैल्यूएशन है उसके हिसाब से भी टेक्निकल टारगेट 311 का जस्टिफाई होता है, क्योंकि जैसे ही बैंक्स यहाँ पर हाईएस्ट एवर गेन्स देने लगे तो ये 2 के मल्टीपल पर बुक वैल्यू के कंपैरिजन में आसानी से आते हैं। उसका एक और रीजन है, क्योंकि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। ये काफ़ी स्पीड से ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता रहेगा, रूरल एरिया से लोग यहाँ पर अर्बन एरिया में अपने आप को सेटल करने आते रहेंगे, और जो लोग बाहर से आते हैं और उनको 20,000 50,000 यहाँ पर 30-40,000 का लोन चाहिए होता है, तो जो बिग बैंक्स हैं वो लोन नहीं देते, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन उस तरह की नहीं होती। और बिग बैंक्स अगर लोन देते हैं, किसी को पर्सनल लोन देते हैं, तो उनकी पुरानी आईटीआर वगैरह सारी चीज़ें मांगते हैं। लेकिन अगर इन लोगों की इतनी ही इनकम होती तो ये 30-40,000 का लोन नहीं लेते, और अर्बन एरिया से, सॉरी रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जैसे सब्जी बेचना, फल बेचना, कारपेंटर का काम करना, पेंटिंग का काम करना, या फिर डिलीवरी बॉय बनना, या फिर ऑफिस बॉय बनना, या फिर घर में मेड बनना, इस तरह के काम नहीं करते। ये अपने आप को सेटल कर रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ के साथ अपने आप को सेटल किया जाए। गाँव में विलेजेस में उतनी तरक्की नहीं है। बाहर निकल कर जितने फैमिली मेंबर्स हैं सारे ही कमाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को सेटल करने की कोशिश करते हैं। तो जो वो पूरा क्राउड है, वो कस्टमर बेस यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को मिलता है, और टेक्निकली भी, फंडामेंटली भी, और वैल्यूएशन के हिसाब से भी हर तरीके से सूर्योदय बैंक समझ में आता है। अब यही एक रीज़न था कि मैंने यहाँ पर डाला, और डालने के बाद में कुछ लोगों ने फिर अपनी-अपनी बातें बोलनी शुरू की। मैंने डिलीट किया, फिर मैंने मेंशन भी किया, इज़ इट ओके टू डिलीट द मैसेज आई जस्ट पोस्टेड हियर ऑन एक्स रिगार्डिंग सूर्योदय बैंक। सो समटाइम्स दिस इज़ ओके जब मन खराब हो जाए, लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं, ऐसे मन खराब नहीं करते, बिकॉज़ यहाँ पर मन खराब करने वाले लोग कुछ ही हैं। यहाँ पर परसेंटेज में भी नहीं है, वो एब्सोल्यूट नंबर्स में कुछ लोग हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल वांट्स टू लर्न। तो यहाँ पर हमें किस तरीके से देखना चाहिए। अब पॉइंट एक और आता है कि विवेक भाई, सूर्योदय बैंक अगर इतना अच्छा है तो अभी तक क्यों नहीं बढ़ा। देखो, एक चीज, इस चीज का आंसर ना हमेशा ध्यान में रखना, ऑपरेटर के पास कभी भी इतना पैसा नहीं होता कि जो 1500 लिस्टेड कंपनीज है वो सबको एक साथ लेकर चल सके। ऑपरेटर के पास इतना पैसा होता तो वो यहाँ पर ट्रेडर नहीं बना होता, वो रिलैक्स होकर एक ही 2-4 कंपनीज में काम कर रहे होते, और वो बहुत बड़े आदमी होते हैं, जैसे मुकेश अंबानी है, जैसे अदानीज हैं। यानी कि अपनी ही कंपनीज को वो ग्रो कर रहे होते। वो एक स्टॉक में ट्रेड किया, वहाँ से पैसे कमाए 30-40%, दूसरे में घुसे, वहाँ से 100% कमाया, फिर तीसरे में घुसे, वहाँ पे 50-60-40% कमाया। ये काम नहीं कर रहे होते। तो ऑपरेटर के पास कभी भी उतना पैसा नहीं होता। ध्यान से समझो इस बात को। और ये एक कॉमन मिस्टेक है कि स्टॉक प्राइस नीचे है तो बेकार कंपनी है, स्टॉक प्राइस ऊपर है तो वो अच्छी कंपनी है। यहाँ पर अगर हम देखें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी, अगर हम यहाँ पर इसी तरीके से चार्ट देखें तो आपको समझ में आएगा। ये उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज खुल गई, लेकिन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर एनएससी का हम चार्ट देखें तो वहाँ भी सेम ही चीज़ नज़र आती है। ये भी इसी तरीके से चलता था, और उसके बाद इसमें भी इसी तरीके से यहाँ पर टेक्निकल टारगेट हिट हुए, और आप ये देखो सेम मिड वे में जाकर ऐसे ही यहाँ पर भी एक कप विद हैंडल पैटर्न बना, और कप विद हैंडल पैटर्न का जो टेक्निकल टारगेट होगा वो अच्छा खासा लाइफ टाइम हाई के आसपास बना होगा, और उसी तरीके से चीज़ें फिर आगे चली होंगी। यहाँ पर आप ये देखो सेम ही इसी तरीके से मूवमेंट्स आती हैं, और जो लाइफ टाइम हाई पहले बना वहीं तक स्टॉक प्राइस पहुंच गया। एक्विटास में भी सेम इसी तरह की बात हुई। एक्विटास तो हमारा सबसे पहला धन की बरसात वाला वीडियो भी था। वो एक्विटास यहाँ पर एक्विटास फाइनेंशियल सर्विसेज, जो एक्विटास लिमिटेड एक्चुअली जो होल्डिंग कंपनी थी, एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोई खास फर्क नहीं है। सेम यहाँ पर भी मिडवे में जाकर इसी तरीके से पैटर्न्स बने, मल्टी पैटर्न्स यहाँ पर कह सकते हो कि कहाँ से इसको पिक करें समझ से बाहर है। यहाँ पर लाइफ टाइम हाई पे भी इसमें पैटर्न बना, उसके बाद में ये भी इसी तरीके से निकला, और 2 टाइम से बहुत ज़्यादा हो गया। तो सूर्योदय बैंक का भी यहाँ पर सेम ही इसी तरीके से 2 टाइम से ज़्यादा होता हुआ नजर आता है। तो जो टेक्निकल टारगेट इसका निकल कर आ रहा है ना, 311 मुझे नजर आता है पहुंचता हुआ। बाकी मैंने यहाँ पर आपके सामने चीज़ें कंपेयर की कि वैल्यूएशन हमने देखी, हमने कंपनी की परफॉर्मेंस देखी, हाईएस्ट एवर है, वैल्यूएशन देखी कि लोएस्ट एवर है पीयर ग्रुप में, टेक्निकल चार्ट्स देखे, और यही 3-4-5 चीज़ें देखनी होती है। हमने बिजनेस भी समझा कि क्यों ये बिजनेस ग्रो करेगा, इसके कस्टमर बेस कौन से हैं, इनको एडवांटेज क्या है,
सारी चीज़ें समझी। छोटी सी कंपनी है 2000 करोड़ की, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, 30% रिटेलर्स के पास है, 70% स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो इनफ रीजंस हैं अपने पास यहाँ पर, और यही रीज़न है कि मेरी हाईएस्ट होल्डिंग अभी सूर्योदय में है। लेकिन कब तक रहेगी, टारगेट तक रखने का मन है, लेकिन उस टाइम पर अगर बाकी टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स और बन गए तो बाकी आगे उस पैटर्न के हिसाब से काम करेंगे। लेकिन आई एम ए ट्रेडर, इस बात को ध्यान से समझ कर चलना। और यहाँ पर मेरी होल्डिंग को कॉपी करने के बदले आप यहाँ पर मेरी लर्निंग को कॉपी करो, जो मेरी टीचिंग है उसको कॉपी करो, और उसको अपने हिसाब से सोच समझ कर चलो, तो आप ज़्यादा अच्छी कन्विक्शन से और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। यहाँ पर सीरियसली मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगा, मुझे अपने माइंड में मत रखो, मेरी टीचिंग को अपने माइंड में रखो। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। श्री कृष्णा को मैं अपने आप को श्री कृष्णा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये मिस्टेक नहीं कर सकता, लेकिन एक एग्जाम्पल की बात है। श्री कृष्णा को अपने माइंड में मत रखो, श्री कृष्णा की टीचिंग को अपने माइंड में रखो। हम लोग करते क्या हैं, हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाकर श्री कृष्णा के आगे हाथ जोड़ते हैं, माथा टेकते हैं और उनसे मांगते हैं, चीज़ें मांगते हैं, अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है। उनको माइंड में रखते हैं, श्री कृष्णा मेरे साथ हैं। लेकिन श्री कृष्णा की जो टीचिंग है, जो गीता में लिखी हुई है, गीता तक नहीं पढ़ते। तो यही एक मिस्टेक है। अगर हम गीता पढ़ें, श्री कृष्णा की टीचिंग को माइंड में रखें, श्री कृष्णा को ना रखें। श्री कृष्णा की टीचिंग और श्री कृष्णा एक्चुअल में एक ही रूप है। अगर आप इस बात को समझोगे, गीता और श्री कृष्णा वो एक ही रूप है। हम लोगों को अगर श्री कृष्णा की ब्लेसिंग्स चाहिए तो श्री कृष्णा की टीचिंग्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, और श्री कृष्णा की टीचिंग को हम तभी फॉलो कर पाएंगे जब श्री कृष्णा की टीचिंग को अपने माइंड में रखेंगे, ना कि श्री कृष्णा को। ये छोटे-छोटे से पॉइंट्स हैं, समझने की ज़रूरत है। श्री राम को माइंड में मत रखो, मैं ये कह रहा हूँ। श्री राम के जो यहाँ पर टीचिंग है, उसको माइंड में रखो। अब श्री राम की टीचिंग कहाँ से समझ में आएगी? आप रामचरितमानस पढ़ो, वहाँ से समझ में आएगी। तो मैं भी यहाँ पर यही चीज़ कह रहा हूँ। अगर आप मुझे बड़े भाई के रूप में देखते हो, या छोटे भाई के रूप में, या बेटे के रूप में, या भाई के रूप में, दोस्त के रूप में, गुरु के रूप में, जिस रूप में भी देखते हो, मैं जो यहाँ पर आपको टीचिंग दे रहा हूँ ना, मेरी टीचिंग को ध्यान में रखो, उसको फॉलो करने की कोशिश करो। यहाँ पर कभी भी एक स्टॉक में 5% से ज़्यादा पैसे मत लगाओ। अगर कभी मैंने लगाए भी हैं 5% से ज़्यादा, तो भी आप तब तक मत लगाओ जब तक आपकी खुद की कन्विक्शन और आपकी खुद की स्ट्रैटेजी के बेस पर आप ट्रेड लेना शुरू कर दो। और यहाँ पर मेरे ट्रेड लेने में और आपके ट्रेड लेने में एक छोटा-सा डिफरेंस और है। मैं अगर अपने ट्रेड लेता हूँ और उसमें अगर उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते या ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगता है, तो मेरे पास शिकायत करने वाला कोई नहीं है। मैं किसी को नहीं बोल सकता कि आपके कहने से मैंने ऐसा किया। लेकिन आप इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखो, डिसिप्लिन लेकर चलो, समझदारी से ट्रेड करो। जल्दबाजी नहीं है, लाइफ टाइम कमाना है। टेस्ट मैच लेकर चलो कि लाइफ टाइम लंबा टेस्ट मैच है, और यहाँ पर एक ही शर्त है कि बस नॉट आउट रहना है। आप नॉट आउट रहते रहो, सॉफ्ट बॉल्स, हल्की बॉल्स आएँगे, उन पे छक्के-चौके मारेंगे, नहीं तो भाग के रन लेंगे, और अगर कभी बॉल्स बहुत ज़्यादा बेकार हुई तो टुक-टुक करके खेलेंगे, राहुल द्रविड़ बन जाएँगे, फिर सहवाग कभी बनेंगे, फिर जब कभी अलग मौका आएगा। यहाँ पर अपना रूप बदलने की ज़रूरत है सिचुएशंस के हिसाब से। एक ही हम चीज़ें लेकर चलेंगे तो गड़बड़ रहेगी। मैच भी जीतना है और लंबा भी चलना है, नॉट आउट भी रहना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।